नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे संदेश खाली के आरोपी की गिरफ्तारी की, हिमाचल में तेज हुई सियासी हलचल की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। बंगाल में संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां खां को आज 55 दिन बाद गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि काफ़ी दिन से फरार चल रहा था, जहां पश्चिम बंगाल की पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन आज शाहजहां खां को 55 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से जमीन हड़पने के मामले में और लगा महिला उत्पीड़न के मामले में जिस तरह फरार चल रहा था, तो बता दें कि ईडी पे सबसे पहले हमला किया गया था। तो उसके मुख्य आरोपी जो है शाहजहां खां थे, टीएमसी नेता। लेकिन उसके बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इस पर आने लगी, राजनीति भी काफ़ी तेज़ी से होने लगे। लेकिन बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता काफ़ी धांसुक नेता माने जाते हैं अपने वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से आज पुलिस ने उनको रिमांड पे बुलाया है, 10 दिन की रिमांड दी गई है कोर्ट के द्वारा, जहाँ पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने उनको जो है 10 दिन की रिमांड दी है। पुलिस ने शाहजहां की बीती रात सरवेरिया इलाके से उठाया गया, उसके बाद सुबह करीब 5 बजे हॉट में पुलिस के लॉकअप में लाया गया था। शाहजहां की आज सुबह 11 बजे सर्किट कोर्ट में पेशी हुई थी। शाहजहां शेख पहचान टीएमसी का एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर है। वह संदेश खाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चाएं में आए थे जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां को बंगाल राशन वितरण घोटाले मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। तो उस समय उसका गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। उसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को सम्मन जारी कर रही है। लेकिन ईडी टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है और उसकी फरारी को 55 दिन हो चुके हैं। वहीं बता दें शाहजहां शेख को 55 दिन बाद आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमला उन्होंने ईडी पे किया था, लेकिन उसके बाद संदेश खाली मामले के जो है मुख्य आरोपी थे और लगातार जिस तरीके से लगातार इसमें पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और लगातार ये भी पूछताछ चल रही है कि आखिरकार इसमें किसका हाथ है, क्योंकि टीएमसी नेता है, कि ताकतवर नेता बताए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के। लेकिन आज जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और अपने लॉकअप में रखा था, तो उसके बाद लगातार कोर्ट में इसकी प्रक्रिया यही चल रही है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज थोड़ा ठंडा जरूर है, लेकिन जो सियासी पारा है वो बेहद गर्म। यही वजह है कि बीते दिनों से हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो जग जाहिर है। ये आपको बता दें कि इसी की वजह से आज जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, सुक्खू, उन्होंने अपने आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई, जहां पर वो विधायकों के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट चर्चा किए। आपको बता दें कि इस बैठक में 25 से ज़्यादा विधायक मौजूद थे और इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी आई कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव तक सीएम सुक्खू ही हिमाचल की कमान संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले सभी 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ शिकायत विधायक और मंत्री हर्षवर्धन जी के माध्यम से हमारे सचिवालय को मिली, जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्ष को सुना और अपना फैसला सुनाया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विधायकों ने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, लेकिन पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया और उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं दिया। मैंने सभी पक्षों को सुना। मेरे ऑर्डर के 30 पेज हैं ऑर्डर के। मैंने इस मामले पर पूरी सुनवाई की। मैंने दोनों पक्षों की पूरी तरह सुना और फिर अपना फैसला सुनाया। जन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। उनके नाम सुधीर शर्मा, रविंद्र ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्र दत्त, लखनपाल हैं। इन सभी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया था। तो इन 6 विधायकों को बागी होने के कारण इनको पार्टी व्हिप जारी होने के बाद इनको निष्कासन दे दिया गया है विधानसभा स्पीकर की तरफ से। आपको बता दें कि अभी भी हिमाचल का जो सियासी पारा है वो अपने चरम की पराकाष्ठा कह सकते हैं आप, उसको अभी भी छू रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो सियासी हलचल होने वाली है वो क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। कैमरामैन सुशील बहल के साथ में शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर और उनके करीबियों पर ईडी की टीम पहुंची है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। 2019 में पार्को रेंज में हुए घोटाले के बाद जो ईडी है वो लगातार हरक सिंह रावत और साथ साथ उनके जितने भी सहयोगी हैं या फिर कहा जा सकता है जितने भी आईएफएस अधिकारी उस वक्त मौजूद थे, उस पूरे आरोप प्रकरण में उन पर अब ईडी
लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है। और आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा और साथ साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री की जो करीबी हैं लक्ष्मी, वो यहाँ पर पहुंची हैं और उनसे पूछताछ का जो दौर है 11 बजे से चल रहा है और करीब 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को जो ईडी की टीमें थी उन्होंने करीब 17 ठिकानों पर देश भर के वहां पर छापेमारी करी थी, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री के कई घर थे, कई बिजनेस प्रॉपर्टीज थी और उसमें लक्ष्मी राणा का नाम भी सामने आया था, जिनमें जो उनकी करीबी थी और साथ साथ उनके घर में भी चेकिंग की गई। इस दौरान जाना गया कि उनके पास एक लॉक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मिला सीबीआई का समन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। अवैध खनन मामले में सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव आज दिल्ली नहीं पहुंचे। पता चला है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने वकील के जरिए जवाब दाखिल भी कर दिया है। आपको बता दें कि 2019 में हमीरपुर जिले में अवैध खनन मामले में कुछ अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है और गवाह के रूप में उन्हें अपना पक्ष रखने की बात कही गई है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन व्यस्तता के चलते सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीबीआई के दफ्तर नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि 2012 और 16 के बीच हमीरपुर जिले में अवैध खनन के मामले में सीबीआई जांच कर रही थी और इस मामले में 2019 में सीबीआई ने तत्कालीन डीएम समेत कई अफसरों पर अवैध खनन मामले में एफआईआर दर्ज किया था। सभी का बयान दर्ज हो चुका है। इस मामले में अब सीबीआई ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को गवाही के लिए समन भेजा था, लेकिन आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीबीआई के दफ्तर नहीं पहुंचे। फिलहाल जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज सीबीआई के समन का जवाब देने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी इशारा किया कि यह सब कुछ सीबीआई सरकार के इशारे पर कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से 2 बार सीबीआई ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में समन भेजा है और एक बार भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीबीआई के दफ्तर नहीं पहुंचे, ऐसे में सीबीआई का आगे क्या रुख रहता है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की बैठक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीए की अहम बैठक बुलाई। बैठक के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीबीआई द्वारा भेजे गए समन पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीडीए की बैठक बुलाई थी, जिस पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का निर्देश अपने पीडीए के सदस्यों को दिया। इस दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों के सवालों को जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई द्वारा जो समन भेजा गया था वह व्यस्तता के चलते नहीं पहुंच पाए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अपने वकील के माध्यम से उन्होंने समन का जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ AIMIM के मुद्दे पर उन्होंने यह भी कहा कि AIMIM कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ मनोज पांडे पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला। कहा कि इस तरह के नेताओं की वजह से हर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 2 लाख से ज़्यादा वोटों का नुकसान होगा। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से उनके विधायकों को तोड़ा गया है उसका सीधा खामियाजा जनता खुद ब खुद बीजेपी को देगी और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि आज सीबीआई समन को लेकर सपा सुप्रीमो बेहद आक्रामक दिखे। उन्होंने यहां तक भी कह डाला कि बीजेपी के लोग सिर्फ लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। उनका यह भी इशारा रहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है उस पर जो है बीजेपी तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के समन मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता
काफ़ी आक्रामक भी हो गए हैं। कैमरा पर्सन रमा शंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह मामले को लेकर हुई सुनवाई, क्या रहा फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें रखी। दरअसल इस पूरे मामले में 18 अलग अलग याचिकाएं हैं जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसमें अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग तरह की प्रेयर है जिस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसी में से एक याचिका जिसमें जो हिंदू पक्ष है उसकी याचिका की पौष्टिकता पर सवाल उठाया गया है। इसी के साथ ही साथ जो ईदगाह की ज़मीन है उसको मथुरा ट्रस्ट को देने की बात कही गई। इस तरह की तमाम याचिकाओं में मांग की गई है जिसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले की तारीखों में सुनवाई की थी। आज फिर मुस्लिम पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें रखी। हालांकि अभी हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा तो कोर्ट में इस तरह से ये सुनवाई हुई। अब इस पूरे मामले में 13 मार्च को एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कह सकते हैं कि अब मथुरा और शाही ईदगाह जो मामला है वो लगातार कोर्ट में सुना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कोई निर्णय आएगा। हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहा है, दोनों अपनी अपनी दलीलों के जरिए कोर्ट को अपनी बात और अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है। अब 13 तारीख को फिर जब इस 13 मार्च को इस पर सुनवाई होगी तो आगे कोर्ट क्या रूप होता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। मिर्जापुर में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दौरा करेंगे, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। 1 मार्च 2024 को मिर्जापुर में आगमन होने जा रहा है परिवहन मंत्री सड़क मार्ग के नितिन गडकरी जी का। आपको बता दें कि 10:50 पर वाराणसी एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से रवानगी होगी विंध्याचल माँ के दरबार में। आपको बता दें कि माँ का दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ जो है कि माँ विंध्यवासिनी के बगल में जो है शिवपुर घाट, शिवपुर के पास से एक जो है कि पुल का शिलान्यास किया जाएगा। बता दें पुल के शिलान्यास की लागत 1702 करोड़ की लागत से शिलान्यास होने के बाद माँ विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन करने के बाद वहां से रवानगी सीधे मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज पर यहां आके संबोधित करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे। आपको बता दें कि ये 20 फरवरी को माननीय सांसद मिर्जापुर से नुप्रिया पटेल के द्वारा ये जो है कि प्रस्ताव किया गया था नितिन गडकरी जी के पास। यहाँ का जो पुल 1702 करोड़ की लागत की है वहां पर उन्होंने नितिन गडकरी जी ने जो है कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। वहीं पर 1 मार्च यानी कल की डेट में मिर्जापुर में आकर भ्रमण करके पूरी जायजा लेंगे। अब आपको बता दें इसमें हम मौजूद है मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोरों शोरों से पूरी तैयारी चल रही है। रास्ते में भी साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। पूरे कि जहाँ पर उन्होंने शिलान्यास करेंगे पुल का, वहां से लेकर मिर्जापुर तक की पूरी साफ सफाई व्यवस्था पूरी सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद है तो सभी जगह जायजा लिए जा रहे हैं। जायजा लेके साफ सफाई व्यवस्था पूरी सब देखी जा रही है। आपको बता दें यहाँ पर टेंट वगैरह कुर्सी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। आज तक पूरी कंप्लीट होने के बाद कल सुबह से ही पूरी तैयारी हो जाएगी। माँ विंध्यवासिनी दर्शन करने के बाद मिर्जापुर में नितिन गडकरी जी का आगमन होने के बाद पूरी प्रस्ताव जो कि पास कर दी गई है। वहीं पर शिलान्यास होने के बाद पुल का काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा और लोग जो है कि इसका लाभ उठा पाएंगे। आपको बता दें कि ये 6 लेन का पुल बन रहा है। जो पुल ये जो है 6 लेन का बनने के बाद ये सीधे जो है औराई, भदोही और वाराणसी को जोड़ेगी। यहाँ पर लोगों को माँ विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन के हेतु सीधे जो है हाईवे से वाराणसी से होते हुए सीधे माँ के दरबार में आएंगे लोग पूजा अर्चना और दर्शन करने। जिस तरह से मिर्जापुर का पुल इतना पुराना हो गया उसी को देखते मद्देनजर रखते हुए इस पुल को नए वाले पुल का निर्माण किया जा रहा है। हमारे सहयोगी स्वयं के साथ कमलेश कुमार। 1993 के सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम को लेकर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आज से करीब 3 दशक पहले यानी 1993 में एक आतंकी घटना घटित होती है जिसमें देश के विभिन्न प्रमुख शहर जिसमें कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ जैसे शहरों का नाम शामिल था, वहां से गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों में जिनमें शताब्दी राजधानी भी शामिल थी, उनमें कई बम धमाके होते हैं और इन सिलसिलेवार धमाकों को लेकर 2010 में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही इस मामले में 2014 में इस मामले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले डॉक्टर बम यानी अब्दुल करीम टुंडा को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। और आपको बताएं
कि अब्दुल करीम टुंडा दाऊद इब्राहिम के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और इन्हें डॉक्टर बम भी कहा जाता है। उसके बाद आज 3 दशक बाद इन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में टाडा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इनको बरी किया और साथ ही इनके साथ जो 2 अन्य लोग थे जो 2010 में गिरफ्तार हुए थे उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। और इस मामले पर सीबीआई ने कहा है कि मामले को लेकर आगे अपील की जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये मामला 2014 से विचाराधीन था। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ। प्रयागराज में फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ रामपुर की निचली अदालत से सम्मन जारी होने के बाद अब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट आ चुका है। दरअसल जयप्रदा के खिलाफ निचली अदालत से एक सम्मन जारी कर दिया गया है कि उन पर चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन और गलत तरह के बयान देने के आरोप लगे थे, जिसको लेकर के कोर्ट में जो रामपुर की अदालत है वहां पर इस मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन वो सुनवाई में नहीं पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ सम्मन जारी किया है, जिसको लेकर के वो इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके वकीलों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं इससे राहत लेने की बात कोशिश की गई थी, लेकिन उनके वकीलों के ज़रिए कुछ तथ्यों को और शामिल करने के मकसद से याचिका वापस लेने के आधार पर इस पूरे मामले में अब ये याचिका खारिज कर दी गई है। तो कह सकते हैं कि फ़िलहाल जयप्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, चूँकि उनके वकीलों की तरफ से भी याचिका वापस लेने की एप्लीकेशन दी गई थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया और उस आधार पर ये याचिका खारिज कर दी गई। अब उम्मीद की जा रही कि जल्द ही जयप्रदा के जो लीगल टीम है वकीलों की, वो दोबारा हो सकता है इस पर याचिका दाखिल कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो निचली अदालत से सम्मन जारी है, जो उन पर गिरफ्तारी की मुश्किलें हैं वो लगातार अब बरकरार है और जयप्रदा के खिलाफ जो सम्मन जारी है उसको फ़िलहाल अभी कोई राहत नहीं मिली है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनकी टीम हो सकता है हाईकोर्ट में दोबारा याचिका करे, लेकिन तब तक जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ी रहेंगी। प्रयागराज। लखनऊ में राम की कंपनी को लेकर नगर निगम सदन में हुआ बवाल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। सदन में उड़ी अनुशासन की धज्जियां। नगर निगम में पार्षद और नगर आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक। वहीं महापौर के हस्तक्षेप के बाद मामला थमा। जी हां, आपको बता दें, आज नगर निगम में सदन के दौरान भाजपा पार्षद नरेश रावत ने नगर आयुक्त के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एक टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह बेहद नाराज हो गए और नाराज होने के बाद सदन से बाहर निकल गए। वहीं इस तरह की टिप्पणी को देखते हुए महापौर ने भाजपा पार्षद को लताड़ लगाते हुए सदन से बाहर जाने की बात कह दी। लखनऊ से हरिद्वार में RT-PCR टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट दाखिल की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। 2021 के दौरान कोविड जांच में हुए घोटाले की अब नई जांच, एक नया पहलू सामने आया है। हरिद्वार एक लैब सहित देहरादून और एक हरिद्वार की लैब सहित 3 जो संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले को आगे बढ़ाया गया है। ये वही नोबस लैब है जिसकी संचालिका के खिलाफ यहाँ हरिद्वार में जो कोतवाली है उसमें मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है क्योंकि कुंभ के दौरान कई लोगों पे ये मैसेज भी आए कि उनकी कोविड जांच की जा रही है, लेकिन जब जांच में पता चला कि वो दस्तावेज़ तो उनके जमा किए गए लेकिन उनकी जांच यहाँ पर नहीं की गई थी, जिसके बाद पूरी जांच ईडी के द्वारा भी की गई और अब मामले को आगे बढ़ाते हुए इन जो लैब संचालक हैं उनको यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब उनकी पुलिस ने हालांकि जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद क्या इन बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। सिद्धार्थनगर में CHC से एक मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। एक तरफ जहां योगी सरकार मरीजों को लेकर इतनी तरह तरह की योजनाएं चला रही है कि उनको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मुहैया कराया जाए, लेकिन डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं और जांच भी बाहर की लिखते हैं। वहीं समय से डॉक्टर भी नहीं मौजूद रहते हैं अपने चैम्बर में
अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि विकास खंड उसका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो बताया जा रहा है। एक कल का वीडियो बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जब योगी सरकार मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा फ्री मुहैया करा रही है तो उसका सुविधा भी मिलना चाहिए, लेकिन उन्हीं के जो है मातहतों ने इस तरह से देखा कि जो है मरीजों की दवाएं बाहर से लिखते हैं, उनकी जांच जो होती है वो भी बाहर से लिखी जाती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में ये सुविधा नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि फ्री सेवाएं उपलब्ध करा रही है सरकार, तो उनको फ्री सेवा मिलना चाहिए मरीजों को, और समय से डॉक्टर को वहां मौजूद रहना चाहिए अपने चेंबर में, लेकिन समय से डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। दिल्ली के रोहिणी में ज्वेलर शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब बुधवार रात के समय कुछ हथियारबंद बदमाश एक ज्वेलरी शोरूम पर आते हैं और गोलीबारी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जी हां, दरअसल पूरा मामला अमन विहार थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 20 का है, जहां एक ज्वेलरी शोरूम पर बुधवार रात करीब 8 बजे के आसपास 3 हथियारबंद बदमाश आते हैं और ज्वेलरी शोरूम में कुछ खरीदारी की बात करते हैं और इसी बीच एक हथियारबंद बदमाश गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे देता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी ज्वेलरी शोरूम में। आप देख सकते हैं ये आरपी ज्वेलर्स, इसी जगह पर बुधवार रात करीब 8 बजे के करीब 3 लोग आए थे, बताए जाते हैं बाइक पर आए थे और यहाँ पर कुछ बहाने से गोलीबारी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को यहाँ से 3 जो खोल है वो बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये ज्वेलरी शोरूम है जहाँ पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम देकर मौके से जो बदमाश है वो फरार हो गए थे। देर रात का मामला था, बुधवार देर रात की बात थी और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस गोलीबारी की वारदात से जो आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के दुकानदार से हमने बात की तो साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने बीते शनिवार को भी ऐसे ही कुछ लोगों को देखा था जिसकी जो शिकायत है उन्होंने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन उन बदमाशों ने मौका पाकर बुधवार रात को यहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और लगातार जो अलग अलग टीमों का गठन किया गया है उन लोगों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब आखिरकार वो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। लेकिन इस वारदात ने आसपास के लोगों में दहशत का माहौल जरूर बना दिया है और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस तरह की वारदात हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ की कानून व्यवस्था पर भी लोग सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मथुरा में चला पुलिस का लंगड़ा अभियान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के थाना कोसी कला पुलिस और एंटी रिवार्डेड टीम की कल एक 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश से मुठभेड़ हुई है, जिसका नाम अनिल उर्फ ट्विंकल है और वो थाना हसनपुर जनपद पलवल का रहने वाला है। 16 जनवरी को कोर्ट में पेशी के दौरान वो अपनी पत्नी के साथ भाग गया था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। कल मुठभेड़ में अनिल उर्फ ट्विंकल पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसने पुलिस पर फायरिंग करी। जब उसने पुलिस पर फायरिंग करी तो पुलिस द्वारा भी उस पर जवाबी फायरिंग की गई और उसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को इलाज के लिए CSC कोसी कला में भर्ती कराया गया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मथुरा। हरदोई में दिखा तेज रफ्तार का कहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। कल एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बताते हैं कि हरदोई के माधववन थाना क्षेत्र में एक विटारा ब्रेजा गाड़ी थी जो कि बहुत स्पीड से आ रही थी। उसने एक ऑटो में टक्कर मारी, क्योंकि ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जो 3 सवारियां ऑटो में बैठी थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। और आपको बता दें कि जो विटारा ब्रेजा गाड़ी थी उसमें एक विधायक लिखा हुआ था और भाजपा का लोगो लगा हुआ था। हालांकि जो गाड़ी का कार चालक था वो मौके से फरार हो गया है, जो कार जिसकी थी। और लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है
कि कार किसकी है और किस विधायक के टच में है वो गाड़ी। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।